Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic Great Depression or Economic Depression. This is the topic taken from the chapter The Making of a Global World. So let us begin with the definition that is given on the screen. The Great Depression was the worst economic downturn in the history of the industrialized world, lasting from 1929 to 1939. It began after the stock market crash of October 1929, which sent Wall Street into a panic and wiped out millions of investors. तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है। असल में ये इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था? ये असल में पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ 1929 से लेकर 1939 के बीच में, इसी को इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। तो ये हर जगह पे एक जैसा नहीं था, कहीं पे ये ज़्यादा नज़र आया, कहीं पे ये कम आया। तो इस पीरियड में हुआ क्या, ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी, वर्ल्ड की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पे क्या नज़र आया? डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन हो रही थी, चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स की हो रही थी या फिर एग्रीकल्चर की हो रही थी, वो कम हो गई, डिक्लाइन होने लगी। एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो गई। तीसरी बात, इनकम्स लोगों की कम हो गई, यानी वो कमा नहीं पाए। चौथा, जो ट्रेड था उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वो डिक्लाइन होने लगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो गई और क्यों हो गई? देयर आर सो मेनी रीजन्स गिवन बाय द हिस्टोरियंस। यू कैन सी दीज रीजन्स ऑन द स्क्रीन। कंडीशंस क्रिएटेड बाय वॉर। तो देखते हैं क्या कंडीशंस थी। जैसे हमें पता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान वॉर रिलेटेड गुड्स या वॉर टाइम गुड्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जूट की डिमांड बढ़ गई, आर्म्स एम्यूनिशंस की डिमांड बढ़ गई, शिप्स की डिमांड बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। तो जिन चीज़ों की डिमांड वार के दौरान थी, ज़्यादातर कंट्रीज़, ख़ासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ ने क्या किया, जिनमें ज़्यादातर वॉर का इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, उन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने यही चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। जिनके पास अपना पैसा था वो भी इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने बैंक से लोन्स लिए, वो भी इन्वेस्ट किया, ताकि वो वार के दौरान इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, उतना ही उनको पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं वार टाइम बूम, क्योंकि ये इकोनॉमिक बूम थी उस टाइम पे वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, जिसका फ़ायदा ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उठाया। थोड़ा सा फ़ायदा इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी हुआ, तो वो भी देखेंगे बाद में कैसे हुआ। तो जो वार के दौरान जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, उनका मार्केट ज़्यादा बन गया। तो ऐसे में जो लोग थे, उन्होंने अपना पैसा खुल के इन्वेस्ट किया इन चीज़ों पे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो गया, इन वार टाइम गुड्स की डिमांड ख़त्म हो गई। अब जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके रखा था, उन्हें कोई ख़रीदार ही नहीं मिला। अब उन्हें ख़रीदार नहीं मिला तो डेफिनेटली जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो लॉस हो गई। अब जब उनकी इन्वेस्टमेंट ही लॉस हो गई, बताइए वो लोन्स कैसे पे करेंगे? दूसरी बात, जो ये वार टाइम गुड्स थे, इनका स्टॉक इतना ज़्यादा वार के बाद अनसोल्ड रहा, यानी जिनका कोई ख़रीदने वाला नहीं था, अनसोल्ड रहा, कि ये खड़े खड़े तबाह हो गए। ये स्टॉक, मतलब जो भी परिशेबल आइटम्स थी सच एज़ फूड ग्रेन्स, तो जिन चीज़ों की डिमांड वार के दौरान थी, जब वो वार के दौरान वो सारे बिक नहीं पाए, वार के बाद जब वो स्टॉक रहा तो उन्हें कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अब ओबियसली अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने वार के दौरान गुड्स प्रोड्यूस किए और वार के बाद उसका स्टॉक अनसोल्ड रहा, डेफिनेटली उसकी इंडस्ट्री क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको लोन, अगर उसने लोन लिया है तो वो पे करना है, उसको अपने
लेबरर्स, वर्कर्स, ऑफिसर्स को सैलरी देनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि उसका स्टॉक सारा का सारा वहीं पे पड़ा है। तो इंडस्ट्रीज़ बंद। अब इंडस्ट्रीज़ बंद तो वर्कर्स जो भी इसमें काम कर रहे थे वो इंडस्ट्री से बाहर, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड। तो ये हो गया एक। ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, जैसा कि पहले लेक्चर्स में भी मैंने कहा कि वार से पहले, वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले ईस्टर्न यूरोप दुनिया की लीडिंग कंट्री थी। लीडिंग कंट्रीज़ में से लीडिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड था, जो फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा था दुनिया के मार्केट को। या यूं कहेंगे, ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले लीडिंग कंट्रीज़ थी, वहाँ पे लीडिंग कंट्री थी जो दुनिया के मार्केट में अपना फूड सप्लाई कर रहे थे, यानी दुनिया का वर्ल्ड मार्केट उनके कंट्रोल में था। अब जब वार हो गया तो वो यूरोप में हो गया, यूरोप में वार हुआ तो ईस्टर्न यूरोप भी उसमें एंगेज हो गया। तो नतीजा क्या हुआ, इस ईस्टर्न यूरोप का मार्केट अब चला गया किसी और के हाथों में। तो ये लोग कौन थे? ये इंडिया, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वार के दौरान अपना मार्केट एस्टैब्लिश किया। अब डेफिनेटली ये जो कंट्रीज़ हमने जिनका नाम लिया, जैसे इंडिया, जापान या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो इन्होंने भी लोन्स लिए, क्योंकि इनमें से बहुत सी कंट्रीज़ एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ थी, इन्होंने भी लोन्स लिए थे। तो लोन्स लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस किए। एग्रीकल्चरल गुड्स में न सिर्फ फूड ग्रेन्स आते हैं, बल्कि जूट भी आता है, और जूट यूज़ किया जाता है आर्मी सप्लाई के लिए। जैसे सॉक्स बनाना है, स्वेटर्स बनाने हैं, बैग्स बनाने हैं, नेट्स बनाने हैं। तो जूट वॉज अ कैश क्रॉप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, and it was demanded in the world market at that time. That's why most of the people prefer to produce jute. तो हिंदुस्तान से जूट जा रहा था। फूड ग्रेन्स की ज़रूरत उस टाइम पे थी आर्मी सप्लाई के लिए, तो फूड ग्रेन्स लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया बहुत सारा पैसा। और डेफिनेटली वर्ल्ड वार फर्स्ट जब क्लोज़ हो गया तो जो ईस्टर्न यूरोप का मार्केट था वो तो बंद हो चुका था। अब ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने फिर से रिकवर करने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया मार्केट के लिए। लेकिन वार ने जो कंडीशन क्रिएट की थी, जिसकी वजह से पैसा लगभग ख़त्म हो चुका था, इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, लोग ज़्यादा बेरोज़गार थे। जब उनके पास पैसा ही नहीं था, वो ख़रीदते क्या? तो वो ख़रीद ही नहीं पाए फूड ग्रेन्स। वंस अगेन ईस्टर्न यूरोप में जो एग्रीकल्चरिस्ट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, या हम कहेंगे वो लोग जो सप्लाई करते थे फूड ग्रेन्स मार्केट को, उनका सारा एग्रीकल्चरल स्टॉक अनसोल्ड रहा और खड़े खड़े तबाह हो गया। तो एग्रीकल्चरलिस्ट्स, कल्टीवेटर्स, जिन बेचारों ने लोन्स लिए थे, वो अब लोन पे नहीं कर पाए। जब वो लोन ही पे नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उनका जो रोज़गार का सिस्टम था, कमाने का सिस्टम था, वो बंद हो गया। तो उनमें डिप्रेशन नज़र आया। तो ये थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम, ये थी एग्रीकल्चरल में प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। तो और देखते हैं क्या। शॉर्टेज ऑफ लोन्स इन द मिड 1920s। जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैंक से और पब्लिक से लोन्स लेने शुरू किए, ताकि वो फिर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। यानी वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी वार के दौरान, या फिर वो कारखाने, या फिर वो फैक्ट्रीज़ जो वार से पहले चलती थी और वार के दौरान बंद हो गई, अब वो स्टार्ट करना चाहते थे, तो लोन्स लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और वहाँ की पब्लिक से। तो वार के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इतने लोन्स दिए 1920s में कि लग रहा था कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पैसा घूम रहा है दुनिया में।
तो वो कंट्रीज़ जो पूरी तरह से अब डिपेंड रहने लगी यूएस के लोन्स पे, उन्हें प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि वार के बाद यूएस पब्लिक, यूएस बैंक्स ने लोन्स वापस मांगने शुरू किए। तो जब यूएस ने वापस लोन्स मांगने शुरू किए तो उनको लोन्स वापस चुकाने थे। लेकिन इन कंट्रीज़ में जैसा कि हाल पहले ही वैसा था, इंडस्ट्री ज़्यादातर बंद थी, उन्होंने बिज़नेस रिवाइव करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ पे उनका बिज़नेस सेट नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया? जो इंडस्ट्री वार से पहले सेटअप थी, वार के दौरान बंद हो गई, वार के बाद फिर खुली, उसमें प्रोडक्शन हो गई। जी, प्रोडक्शन का कोई तो बायर होना चाहिए, मार्केट में उन चीज़ों को कोई ख़रीदने वाला होना चाहिए। ख़रीदेगा कौन? ऑलरेडी तो पैसा गायब हो चुका है आम लोगों में, ऑलरेडी वो बेकार हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट छिन चुकी है, उनके पास काम नहीं है। जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो ख़रीदेंगे क्या? फिर से वही हुआ। तो जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज़ ने यूएस से लोन्स लिए थे, वो अपना बिज़नेस पूरी तरह से सेटअप नहीं कर पाए। तो वहाँ से यूएस डिमांड कराए, लाइए हमें लोन्स वापस दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स दीजिए। तो नतीजा क्या हुआ? इन फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ का भी काम रुक गया। यानी इनका जो स्टॉक तैयार हुआ 20s में, वो कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अब इसके बाद और एक चेंज देखते हैं। जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, वॉर के दौरान, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बहुत सी इंडस्ट्रीज़ यूरोप में इसलिए बंद पड़ गई क्योंकि वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के लेबरर्स, यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स को या तो ज़बरदस्ती या फिर मर्ज़ी से आर्मी में रिक्रूट किया गया। ठीक, अब अगर आर्मी में उनको रिक्रूट किया गया तो वो आर्मी में चले गए। अब इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो ही गई। वार के बाद क्या हुआ इन सोल्जर्स का, देखते हैं। वार के दौरान जो ज़्यादातर मरने वाले लोग थे वो दिखने में सोल्जर्स थे, लेकिन असल में वो आम लोग थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे या फिर लेबरर्स थे। क्योंकि एक सोल्जर जानता है कि वार के दौरान खुद को कैसे डिफेंड करना है। जबकि अगर वार चल रहा है, किसी को उठाया और आर्मी में रिक्रूट किया, उसको कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी? कोई ट्रेनिंग नहीं। तो जब उसे ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो वार के दौरान मर जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ? वार के दौरान जितने भी लोग मरे, उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले यही लोग थे जो वार के दौरान रिक्रूट किए गए थे आर्मी में और उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। अब वार क्लोज हो गया। तो जब लोग मर गए, वो जो जो ये वर्कर्स या लेबरर्स या कल्टीवेटर्स जो भी थे, जो आर्मी में चले गए थे, अब जब ये वार के दौरान मर गए, उनकी जगह काम कौन करेगा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में? कोई नहीं। उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा? वो कहाँ से पैसा लाएंगे? वो कहाँ से कमाएंगे? तो वहाँ पे प्रॉब्लम, यानी उनकी इनकम कम हो गई, इनकी इनकम ख़त्म हो गई। अब देखते हैं दूसरा। बहुत सारे सोल्जर्स वार के दौरान इंजर्ड हो गए, और जब वो इंजर्ड हो गए उनको आर्मी से निकाल दिया। आर्मी से निकाल दिया, बताइए क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं। जब वो काम कर ही नहीं पाएंगे, उनकी इनकम क्या होगी? बिग ज़ीरो। जब उनकी इनकम नहीं, मार्केट से खरीदेंगे क्या? कौन से गुड्स खरीदेंगे? कौन से खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे? कुछ भी नहीं। अब और एक बात, वार के दौरान आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो बहुत ह्यूज आर्मी रिक्रूट की सारी कंट्रीज़ ने, जैसे रशिया ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इसी तरह से जर्मनी ने और इटली ने भी, यूएस को छोड़कर। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो अलाइड पावर्स है, सेंट्रल पावर्स थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ क्रिएट की वार के दौरान रिक्रूटमेंट करके, जिसको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता था आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। अब जैसे ही वार ख़त्म हुआ, इन सोल्जर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई, इनको निकाला गया आर्मी से, बिकॉज दे वर नॉट ट्रेनड सोल्जर्स, दे वर नॉट ट्रेनड, वो ट्रेनड नहीं थे।
जब ये वापस आए तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी जहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो बताइए इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं, यानी इनकी इनकम ज़ीरो। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, ये सॉरी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन इनकम्स। अब देखते हैं ट्रेड का क्या होगा, वो भी बाद में देखेंगे। तो यूएस की आर्मी पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसी कंट्री, हम कहेंगे ऐसी कंट्री थी जहाँ पे एक भी गोली वार के दौरान नहीं चली। तो उन्होंने जब अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया वार के दौरान, तो उन्होंने अपनी रेगुलर आर्मी दे दी, यानी वो आर्मी जो स्टैंडर्ड थी, जो ट्रेनड थी, जो अपने आप को डिफेंड कर सकते थे। तो उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट नहीं की। अब जब उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट नहीं की तो डेफिनेटली उनकी इंडस्ट्री चलती रही। दैट्स वाई उनकी इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यू चलती रही, उनके एग्रीकल्चर कंटिन्यू एक्सपेंड होते रहे। तो इस तरह से यूएस की इकॉनमी पे यहाँ वार के दौरान कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये फैक्टर था कि आर्मी में जो चले गए थे वार के दौरान, उनको जब आर्मी से निकाला गया तो उनके पास काम नहीं था, काम नहीं था तो पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो मार्केट से वो ख़रीदेंगे क्या? जब वो मार्केट से कुछ ख़रीदेंगे नहीं, डेफिनेटली उनकी लाइफ पे बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अब जिन लोगों ने प्रोड्यूस किया था, चाहे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए थे, फैक्ट्री से गुड्स प्रोड्यूस किए थे, इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस किए थे, जो कुछ भी प्रोड्यूस किया था वार के बाद, उसको ख़रीदेगा जी कौन? लो, मार्केट में पैसा कहाँ है? जिनके पास है वो छुपा रहे हैं, और जिनके पास काम नहीं उनके पास पैसा नहीं। अब पैसा नहीं है तो वो ख़रीदते कुछ नहीं है। नतीजा क्या हुआ? ट्रेड, जो बिज़नेस सेक्टर है, वो क्लोज़ हो गया। अब वर्ल्ड वार के बाद ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सारा इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ल्ड वार का ही था। तो जो गुड्स थे उनके प्राइसेस डाउन हो गए, मार्केट में स्टॉक बहुत अवेलेबल था मगर पैसा नहीं था क्योंकि काम भी नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, इनकम्स कम हो गई, प्रोडक्शन तो वार के दौरान बढ़ गई थी, वार के बाद भी कुछ साल बढ़ती रही। जैसे हमने यूएस में पढ़ा था किस तरह से मास प्रोड्यूसिंग कार्स प्रोड्यूस की गई थी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और यही मॉडल यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी फॉलो किया था। तो एक और रीज़न वो है यूएस के लोन्स। वार के दौरान या फिर वार के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी जो कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जिन्होंने वार स्टार्ट किया था, जो वार में एंगेजड थे, उन्होंने वार के दौरान वार को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोन्स लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से, अमेरिका से। अब जब वार ख़त्म हुआ तो जर्मनी पूरी तरह से डिफीट हो गई, उसकी इकॉनमी क्रश की गई, वो ज़मीन पे आ गई लगभग। अब उसको डिक्लेयर किया गया एग्रेसर। एग्रेसर उसको बोलते हैं जो वार स्टार्ट करता है। तो अलाइड पावर्स ने सारा जो ब्लेम है वो जर्मनी पे लगा दिया और उसके साथ टर्की पे भी लगा दिया। अब जो एग्रेसर होता है उसको वार का सारा खर्चा देना पड़ता है। तो जर्मनी से कहा गया जो कुछ भी नुकसान हुआ वो आपको देना होगा। तो एक ट्रीटी साइन हो गई। ट्रीटी में जर्मनी को कहा गया अपने रिसोर्सेज दीजिए, और जो पैसा खर्च हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी आप कीजिए। तो जर्मनी ने क्या किया? इसने भी अप्रोच किया यूएस को लोन के लिए। तो यूएस ने जर्मनी को लोन दिया, जर्मनी ने कुछ पैसा अपने पास रखा और कुछ पैसा एलाइड पावर्स को दिया वार कंपनसेशन के तौर पे। अब एलाइड पावर्स को जैसे ही ये पैसा मिला, उन्होंने यही पैसा उठा के वापस दिया यूएस को। अब सीधे से पता चलता है पैसा किसका घूम रहा है? यूएस का। तो पूरे मार्केट में यूएस का पैसा घूम रहा है। तो फिर खुद यूएस में क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है?
जिन लोगों ने इन यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया था उनका बिज़नेस ही ठप हो गया, क्योंकि वहाँ उनकी चीज़ें बिकती नहीं है, कोई ख़रीदता नहीं है। तो वहाँ से बैंक्स उनको फोर्स कर रहे हैं, यूएस के बैंक्स, यूएस की पब्लिक को बैंक्स फोर्स कर रहे हैं कि लाइए जो पैसा आपने लोन के तौर पे लिया है वो वापस कीजिए। लेकिन वो देंगे कहाँ से, उनका बिज़नेस ही नहीं है, उनका बिज़नेस ठप है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो नतीजा क्या हुआ, लगभग लगभग यूएस के ज़्यादातर बैंक क्लोज़ हो गए। यूएस की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई। इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो शेयर मार्केट था वो क्लोज़ हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। तो ये है ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से स्टार्ट हुआ और फिर 10 साल तक बढ़ता रहा करीबन। इन 10 सालों में न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ या यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को, बल्कि उन कंट्रीज़ में भी जो फार फ्लंग एरियाज़ में थी, या हम कहेंगे कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया। इंडिया का तो वार के साथ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ तक हमने काजेज़ के बारे में पढ़ा, किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक टाइम पे बूम हो गई, फिर स्टॉक अनसोल्ड रहा, उसके प्राइसेस डाउन हो गए, प्रॉब्लम एग्रीकल्चरिस्ट्स को हो गई। किस तरह से इंडस्ट्रीज़ वार के दौरान जो इंडस्ट्री चल रही थी उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर वार के बाद उस प्रोडक्शन को कोई ख़रीदने वाला नहीं मिला, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, काम नहीं था तो पैसा नहीं था। ये सब होने की वजह से किस तरह से पूरा वर्ल्ड इस डिप्रेशन में आ गया कि पैसा गया कहाँ। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है डिप्रेशन, क्योंकि इसने मार्केट से ज़्यादा दिमाग पे डिप्रेशन डाला। जिनके पास पैसा था वो डर रहे थे अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो फिर कल क्या होगा, तो बेहतर है हम छुपा के रखें। तो जिसकी जेब में पैसा है वो खर्च ही नहीं करना चाहता है, और जिनके पास है ही नहीं तो वो क्या खर्च करेंगे। सो दिस वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डिप्रेशन, दिस वाज कॉल्ड एज ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन सवाल है, ये ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। ओबियसली यूएस के वॉल स्ट्रीट मार्केट से हो गया, शेयर मार्केट से स्टार्ट हो गया। और उस दिन को कहा गया था, यहाँ पे टर्म भी यूज़ हुई है, दैट कैन बी नोन एज थर्सडे, ब्लैक थर्सडे, क्योंकि उसी दिन ये हो गया अक्टूबर में। तो देखा गया 1900 दी 1933 से लेकर 1929 का जो पीरियड है, करीबन करीबन 4000 बैंक्स यूएस में बंद हो गए। तो ऐसे ही 1929 से लेकर 1932 तक करीबन करीबन 1,10,000 कंपनीज यूएस की बंद हो गई। मैं फिर से फिगर बता रहा हूँ, 1933 में देखा गया कि यूएस के करीबन 4000 बैंक बंद हो गए, जिन्होंने लोन्स दिए थे और फिर रिकवर नहीं कर पाए। इसी तरह से 1929 और 1932 के बीच में 110 कंपनीज, सॉरी 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड। लेकिन 1935 के बाद स्लोली स्लोली ये रिकवर होने लगा, डिप्रेशन ख़त्म होने लगा। अब और एक प्रॉब्लम हुई यूएस में। यूएस में वार के दौरान जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, जिन्होंने लोन्स लिए थे फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उनका क्या हाल हुआ 20s में। बहुत सारे लोगों ने लालच में आकर, या हम कहेंगे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बैंक से लोन लिए थे यूएस में और उस पैसे को इन्वेस्ट किया वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, ये सोच कर कि हम ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन जब मार्केट ही नहीं था उन चीज़ों का, जब कोई ख़रीदने वाला नहीं था, तो इनको लॉस हुआ। तो यूएस के बैंक्स ने उनको बोला कि जो लोन्स आप ले चुके हैं बिज़नेस के लिए वो वापस कीजिए। वो लोन्स वो वापस कैसे करते, वो कर ही नहीं पाए। तो नतीजा क्या हुआ, जिनके पास गाड़ियाँ थी बैंक्स गाड़ियाँ लेकर चले गए, जिनके पास हाउसेस थे वो उनके हाउसेस लेकर चले गए। यानी जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी,
जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी उन लोगों की जिन्हें लोन्स लिए थे वो उनकी छीनी गई। तो नतीजा क्या हुआ, जो बैंक्स थे वो एसेट्स तो ले आए लेकिन पैसा तो नहीं आया ना, पैसा वैसा का वैसा ही रहा। मान लिया किसी की कार छीन ली, अब बेचेंगे किसको, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ व्हाट वी कैन से द वर्ल्ड ज्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा फेस करने वाले एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ थी और लैटिन अमेरिका, या इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ थी जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बिज़नेस सेटअप शुरू करना चाहा, तो वो कंट्रीज़ थी। तो काजेज़ ऑफ डिप्रेशन भी यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक लैंडिंग और फॉरेन लैंडिंग कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं। डोमेस्टिक लैंडिंग यानी वो पैसा जो यूएस ने अपनी पब्लिक को दिया, यूएस के बैंक्स ने अपनी पब्लिक को दिया। दूसरा हुआ फॉरेन लैंडिंग, जो फॉरेनर्स यूरोपियंस को या बाकी कंट्रीज़ के लोगों को पैसा मिला यूएस के बैंक से। तो ये दो टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि क्या था ग्रेट डिप्रेशन, किन किन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड के साथ साथ अब हम देखते हैं हिंदुस्तान में क्या हालात थे इस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ग्रेट डिप्रेशन के काजेज़ को समझने की कोशिश की और इसका इम्पैक्ट भी किसी हद तक समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं इंडिया की हालत क्या थी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ थी जो वार के दौरान एक्सपोर्ट कर रही थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिनमें फूड ग्रेन्स और वार टाइम जो गुड्स थे एग्रीकल्चरल गुड्स, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चरिस्ट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, दुनिया के मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में उन्होंने जब एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड देखी तो ये सोचा क्यों ना हम भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें अपने एग्रीकल्चर में और बहुत कुछ प्रोड्यूस करने के बाद हम बेचेंगे मार्केट में तो चार पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान के जो कल्टीवेटर्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट्स थे, उन्होंने लोन्स लिए। लोन्स उन्होंने किससे लिए, मनी लेंडर्स थे। मनी लेंडर जैसे बनिया, महाजन, ये उस टाइम पे टर्म्स यूज़ की जाती थी। मनी लेंडर्स को मनी लेंडर बोलते हैं उसको जो सूद पे पैसा देता है। तो कल्टीवेटर्स ने क्या किया, इन मनी लेंडर्स के पास जाकर अपनी ज़मीन, अपनी ज्वेलरी, अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि जो बैल होते हैं हल चलाने के काम आते हैं, उनको भी गिरवी रखा मनी लेंडर्स के पास, ये सोचकर कि हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में इस वक्त डिमांड बहुत अच्छी है, चार पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो लोन आराम से चुकाएंगे और हमारा जो घर है वो भी चलेगा और कुछ पैसे बचत भी रहेंगे। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इन चीज़ों की डिमांड तो थी ही, तो सबसे ज़्यादा डिमांड ओबियसली जूट की थी। तो जूट की डिमांड क्यों थी, मैंने पहले ही कहा, ये आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था, स्वेटर्स, सॉक्स, हैट्स बनाने के लिए या फिर नेट्स बनाने के लिए। तो बंगाल की एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, बंगाल से यहाँ पे बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने जूट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब जब तक बूम चल रहा था, इकोनॉमिक बूम, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो डिमांड चल रही थी, तब तक ये सब कुछ ठीक था। तो इन कल्टीवेटर्स ने इन 4 सालों में, वार के 4 सालों में इतना प्रोड्यूस करके रखा कि 2-3 साल उनको लग जाते बेचने के लिए। यानी एक तो वो जो वार के दौरान बेचा, फिर उतना बचा कि वो वार के बाद उसको 2-3 साल लग जाते फिर बेचने में, जो कुछ बचा हुआ स्टॉक था इनके पास। तो नतीजा क्या हुआ, जैसा कि पहले ही मैं कह चुका हूँ, वर्ल्ड मार्केट में वार के बाद 1920s में 29 के बाद ज़्यादातर पूरे मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड ही ख़त्म हो गई। न किसी को जूट की ज़रूरत थी, ना ही किसी को उन चीज़ों की ज़रूरत थी जो वार के लिए प्रोड्यूस की जाती थी।
तो नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों ने प्रोड्यूस किया था, जिन लोगों ने प्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर से वार के लिए, उनका वो स्टॉक वैसा का वैसा ही रहा। अब वो बेचारे चाहते हैं कि घाटा ही सही, कोई खरीद तो ले। घाटा भी कितना? जहाँ वार के दौरान अगर 100 रुपया मिलता था, अब वार के बाद सिर्फ उन्हें 40 रुपया मिल रहा है। लेकिन 40 में भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अब जब कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टॉक तबाह हो जाएगा। स्टॉक तबाह हो गया तो ओवेसली जो पैसा कमाने का जो ये था, पैसा जो इनके को कमाना था वो कमा नहीं पाए। तो जब ये पैसा ही नहीं कमा पाए तो बताइए मनी लेंडर को क्या देंगे, बनिया को क्या देंगे, महाजन को ये क्या देंगे जिनसे लोन्स लिए है? कुछ नहीं। तो छिन गई इनकी ज़मीन, जो इनके पास ज्वेलरी थी वो छिन गई, जो इनके पास प्रीशियस मेटल्स थे वो छिन गए। यानी जो कुछ भी इनके पास इन्होंने गिरवी रखा था वो चीज़ें छिनने लगी। और दूसरी तरफ जब इनके पास पैसा ही नहीं है तो बताइए फैमिली को सस्टेन कैसे करेंगे, फैमिली को कैसे चलाएंगे? तो एक फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन जिसका नाम था जॉन मैनार्ड कीन्स, वो कहता है हिंदुस्तान से गोल्ड एक्सपोर्ट होने लगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बहुत ज़्यादा। बताइए गोल्ड क्यों एक्सपोर्ट हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों ने गिरवी रखा था। जब वो लोन चुका नहीं पाए तो उनका वो गोल्ड ले जाया गया, और इस वजह से जो ये गोल्ड था ये वर्ल्ड मार्केट में पहुंच गया। तो जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने ख़रीद के रखा ये सब। तो ये कंडीशन हो गई उन कल्टीवेटर्स की जिन्होंने वार के लिए प्रोड्यूस किया था। लेकिन ये ज़्यादा इम्पैक्ट डिप्रेशन का, हिंदुस्तान में जो डिप्रेशन का इम्पैक्ट था वो ज़्यादातर विलेजेस या कंट्री साइड में देखा गया, क्योंकि वही लोग वार के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। जबकि सिटी में रहने वाले जो जॉब करते थे उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो लैंड ओनर्स थे जिन्होंने रेंट पे लैंड्स दी थी वो रेंट कलेक्ट कर रहे थे, चाहे कुछ निकले ना निकले। तो लैंड ओनर्स बैठ के खा रहे थे, उन पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो लैंड ओनर पे क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि वो अपनी ज़मीनें रेंट पे देते थे, यानी किसी दूसरे को देते, उसको बोलते थे हमें भी शेयर दे दो, भले ही उसमें कुछ निकले ना निकले, लैंड ओनर अपना शेयर मांग रहा था। और एक रीज़न था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इन कल्टीवेटर से टैक्स लेती थी, जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, रेंट कहते हैं, लैंड रेवेन्यू, वो कम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में तैयार नहीं करेंगे, आपको कुछ निकले ना निकले यू हैव टू पे। तो इसके लिए आपने एक बार पढ़ा भी होगा, जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी 1929 और 1931 के बीच में या 33 के बीच में। तो उस मूवमेंट के दौरान गांधी ने डिमांड भी की थी कि जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी जो टैक्स उनसे मांग रहे हैं उसमें से रिडक्शन की जाए, कम किया जाए। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। शायद सुन भी लेती, लेकिन जो ब्रिटेन की उस टाइम पे हालत थी वो बहुत ख़राब थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का सारा गोल्ड फ्लो हो रहा था यूएस की तरफ। यानी जब ब्रिटेन के लोग ये लोन्स पे नहीं कर पाए यूएस को, तो उन्होंने उस लोन के बदले में अपना गोल्ड, अपने प्रीशियस मेटल्स दे दिए। तो सारा गोल्ड फ्लो होने लगा ब्रिटेन से यूएस की तरफ। तो भैया जी इसीलिए ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसीलिए ये इकोनॉमिकली साउंड है दुनिया के मार्केट में। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान बहुत सारी प्रीशियस मेटल्स और गोल्ड खास तौर पे यूरोपियन कंट्री से फ़्लो होकर सीधे पहुंच गया यूएस, और यूएस ने उसका यूटिलाइज़ किया, और आज इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पोजीशन नंबर 1 है। तो यहाँ ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट हमने देखा हिंदुस्तान के लोगों पे। इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए कल्टीवेटर्स, पीजेंट्स। बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा जो सिटीज़ में या टाउन्स में रहते थे, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, जिनको बैठकर मिल रहा था पैसा। और लैंड ओनर्स जो कोई काम तो नहीं करते थे लेकिन अपनी ज़मीनें दी थी कल्टीवेशन के लिए, और उन्हें भी मिल रहा था बैठकर। तो हिट हो गए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कल्टीवेटर्स को।
तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने बेस्ट एग्ज़ाम्पल दी थी जो बंगाल से हमने ली थी, जूट प्रोड्यूसर्स की एग्ज़ाम्पल ली थी, वो मैंने बेस्ट एग्ज़ाम्पल दी। तो और एक बात थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, वो ये कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने लगा था। और एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज़ हुआ था? एक्सपोर्ट हुआ था इंक्रीज़ प्रीशियस मेटल्स का, जो लोग इन मनी लेंडर्स को देते थे लोन के तौर पे। लोन न चुका सके तो उनका जो वो प्रॉपर्टी थी वो उनके कंट्रोल में आ जाती थी मनी लेंडर्स के। तो अगर गोल्ड था उसको बेच देते थे किसी और को मार्केट में, तो जो लोग ख़रीद पाते थे वो ख़रीद लेते थे। तो इस तरह से हिंदुस्तान में 1929 से लेकर 1933 के बीच में बहुत ज़्यादा गोल्ड फ़्लो होने लगा टुवर्ड्स यूरोप, और यूरोप से गोल्ड फ़्लो होने लगा टुवर्ड्स यूएस। तो इस तरह से जो ब्रिटिश इकॉनमी थी वो भी कमज़ोर तो हो ही गई, साथ में जो उनकी करेंसी का वैल्यू था वो भी डाउन हो गया। तो ये था इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। होप यू हैव एंजॉयड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।